नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार, जय जोहार। आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज से हम साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम बायो का आज पहला लेक्चर लेके आ रहे हैं, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि आज 20 क्वेश्चंस कर पाएँ। डिटेलिंग मैं देते चलूँगा, तो जो भी डिटेलिंग रहेंगी, एक्स्ट्रा पॉइंट्स रहेंगे इनसे संबंधित, वो आप अपने नोट्स में लिखते ज़रूर चलिएगा। क्योंकि आपसे मैं ये बोलना चाहूँगा कि कोई भी ऐसा क्लास नहीं है जहां आप 20 क्वेश्चंस करके उस चैप्टर से या उस सब्जेक्ट से संबंधित, चैप्टर से तो कर सकते हैं लेकिन सब्जेक्ट से संबंधित नहीं कर सकते। तो सब्जेक्ट से संबंधित जो भी तैयारी है वो प्रॉपर एक तरीके से करने से होती है, 20 क्वेश्चंस करने से नहीं होती है। लेकिन हाँ, 20 क्वेश्चन करने से आपको क्या होगा, ये फायदा होगा कि आप उस तरीके के टॉपिक समझ पाएंगे कि क्वेश्चन इस टॉपिक से आने वाला है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं और क्या क्या मुझे पढ़ना है। तो यहाँ तक आपका हेल्प होगा, लेकिन आपको पूरे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, पूरे सारे सब्जेक्ट्स को कवर करने पड़ेंगे। पूरा आप कैसे कर सकते हैं, तो हमने महिला परीक्षा से संबंधित एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है बहुत ही मिनिमम प्राइस पर। तो वहाँ जाकर आप महिला परीक्षा से संबंधित सारे टॉपिक को कवर कर सकते हैं, सारे सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं, जो कि आपको हमारे योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस ऐप पर उपलब्ध होगा। और इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और भी अधिक, तो आप हमारे 8770123687 इस नंबर पर कांटेक्ट करके हमसे जानकारी और ले सकते हैं। मैं बताऊंगा 20 क्वेश्चन जो बताने वाला हूं, जैसे कि मैंने बताया कि सारे टॉपिक तो कवर मैं कर रहा हूं और दावा मेरा है कि आपको क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे, इससे बाहर नहीं। लेकिन एज इट इज क्वेश्चन कहीं से भी नहीं आते हैं। एज इट इज अगर मिल गया तो बहुत ही रेयर केस है कि एक आध क्वेश्चन आपको एग्जाम में एज इट इज मिल जाए। पैटर्न आपके यही रहेंगे कि विटामिन दे दिया, उसका रासायनिक नाम बताओ बोल दिया, कहीं पर बोल दिया खोजकर्ता है, खोजकर्ता का नाम बताओ बोल दिया, कहीं पर बोल दिया कि किसी और टॉपिक का नाम दे दिया, क्या इसमें ये चीज़ उपस्थित है कि नहीं। इस तरीके से जोड़ी मिला वाला आ गया, ये तो 4 कथन वाले आ गए। और टॉपिक वही रहेंगे, टॉपिक के पॉइंट्स अलग हो सकते हैं। अगर मैंने टॉपिक में लिखाया हुआ है कि पौधे में जो गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है, तो वो उसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बस वो टॉपिक चेंज हो जाएगा। पौधे से संबंधित क्वेश्चन आएगा, लेकिन हो सकता है वो क्वेश्चन ना पूछे कि पौधे का जो प्रजनन है किस तरीके से होता है, पूछा जाए कि पौधे के अध्ययन को क्या बोला जाता है। तो टॉपिक आपको मिलते जाएंगे, जो पॉइंट्स मिलेंगे उनको आपको पढ़ना है, और जो पॉइंट्स मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा साइड में लिखूंगा वो चीज़ आप नोट करिएगा। और उनके अलावा अगर आपको और भी पढ़ना है उन पॉइंट्स के अलावा भी, तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के या फिर हमारे फुल सीजी व्यापम के कोर्स को परचेस करके वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आज मैं बायो का लेक्चर ले रहा हूँ, इसमें पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोला है, तो निम्नलिखित विटामिन को उनके रासायनिक नाम से सुमेलित करना है। तो इसी प्रकार के ना क्वेश्चंस बहुत आते हैं। विटामिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है बायो में, और यहाँ से क्वेश्चंस लगातार आते हैं। आप जितने भी एग्जाम देख लो, अगर आपने 100 एग्जाम दिलाया तो उसमें से 90 एग्जाम्स ऐसे होंगे जिसमें विटामिन के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इतना महत्व रखता है ये। अभी विटामिन के बारे में पहले बता देता हूँ। विटामिन की खोज किसने की थी, तो विटामिन की खोज की थी किसने, फंक ने। फंक नामक व्यक्ति ने विटामिन सबसे पहले खोजा था। उसके बाद ये अलग अलग विटामिन देखें, इसने खोजा था। फिर कितने विटामिन अपने को टोटल प्राप्त होते हैं, तो ए बी सी डी ई और के, टोटल 6 विटामिन प्राप्त होते हैं, जिसमें से बी और सी जो होता है ना वो जल में घुलनशील होता है, बाकी 4 जो हैं वो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। अब इनके रासायनिक नाम देख लेते हैं। तो विटामिन ए जो है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका है रेटिनॉल। इसका क्या है, तो रेटिनॉल रासायनिक नाम है। विटामिन ए का क्या है, रेटिनॉल है। विटामिन B1 का क्या है, तो इसका है थायमिन। सी का क्या है, तो एस्कार्बिक एसिड। डी का क्या है, तो इसका है कैल्सीफेरॉल। ई का क्या है, तो टोकोफेरॉल। और के का क्या है, तो फिलुकिनोन। अब ये याद कैसे होगा सर, इतना सारा है, हम कैसे याद करें। और साथ में ये विटामिन B1 दिख रहा है, तो B1 के अलावा भी क्या, हाँ, विटामिन बी एक ऐसा विटामिन है जो बहुत सारे विटामिनों का ग्रुप है, जिसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है।
तो विटामिन B1, B2, B3, B4, 5, 6, 7, 8 करते हुए विटामिन 12 तक जाते हैं। उसमें एक फोलिक अम्ल भी अलग से विटामिन आता है। टोटल 13 विटामिन का ग्रुप होता है विटामिन बी, जिसमें से B1 पूछा था थायमिन। तो B1 थायमिन कैसे याद रखोगे? तो B किसको डिनोट करता है? 2 को डिनोट करता है, तो याद रख लेना 2। थाई कितने होते हैं? एक इंसान के बाद 2 ही थाई होते हैं ना, जांग 2 होते हैं। तो B1 से B1 है लेकिन 2 थाई, तो थाइलिन याद रख लेना। थाइलिन नहीं हो, एक्चुअल में थाइमिन है, तो B1 थाइमिन। रेटिनॉल तो A1 है ऐसे बोलते ना, क्या रेट है? तो किसी भी चीज़ को बताते हैं तो उसकी गुणवत्ता बतानी होती, तो A1 है, A1 है ऐसे करके बताने, A1 है मतलब बहुत अच्छी है, तो वहाँ से याद रखना गुणवत्ता ना बता के रेट बता रहे हैं, तो A1 रेट है करके रेटिनॉल। सी क्या था? एस्कॉर्बिक एसिड, तो सी को ना CS से याद रखना, सी से विटामिन सी और एस से एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल सी से। और सी विटामिन सी के बारे में ध्यान रखना, सर्दी जुकाम की जो भी दवाएं होती है उसमें विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है। विटामिन ए के बारे में क्या ध्यान रखना है? तो विटामिन ए इसमें कमी से रतौंधी रोग होता है, सर्वाधिक पपीता गाजर में पाया जाता है। विटामिन बी चावल में पाया जाता है, इसकी कमी से आपको बेरी बेरी नामक रोग होता है, जो भी वो भी आपके आंख से संबंधित रोग है। विटामिन सी की कमी से मैंने बता दिया। विटामिन सी से होने वाला रोग है एक स्कर्वी रोग, जैसे एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम है, वैसी स्कर्वी रोग एक रोग होता है जो कि चर्म रोग होता है, वो विटामिन सी से होता है। विटामिन डी से क्या प्राप्त होता है? तो कैल्शियम, सब ने पढ़ा होगा कैल्शियम की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो विटामिन डी। और विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो सूर्य की किरणें। आपने अपने बुजुर्गों से सुना ही होगा कि सुबह का धूप लेना बहुत जरूरी होता है, वो हमारे हड्डियों को मजबूत करता है। हड्डियों को मजबूत क्यों करता है? क्योंकि विटामिन डी से हमें कैल्शियम की प्राप्ति होती है, जो कि हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और विटामिन डी कैल्शियम से संबंधित है, तो कैल्शियम से संबंधित है उसका नाम भी क्या होगा? कैल्शियम से संबंधित, तो कैल्सीफेरॉल हो गया, कैल्सीफेरॉल उसका नाम। विटामिन ई को कैसे याद रखोगे? तो ई टोकोफेरॉल, तो ए टोकोमत ऐसे करके याद रखना, ए टोकोमत से ए से ई रखना और टोकोमत से टोकोफेरॉल। और विटामिन ई से ना संबंधित रोग याद रखना, तो ये होता है आपके बांझपना, और जो बांझपन की जो शिकायत होती है इसी विटामिन ई के कारण होती है, कमी के कारण। और एक और जो पुरुषों में बोला जाए तो नपुंसकता रोग, इसी के कारण होता है विटामिन ई। विटामिन ई मिलता किससे है? तो जो हमारे अंकुरित अनाज रहते हैं, चने हो गए, मूंग हो गए, जो भी अंकुरित हम करके खाते हैं, उन सभी अंकुरित अनाजों से हमें विटामिन ई की पूर्ति होती है। फिर विटामिन के है, विटामिन के से फिलिक्विनोन। इस विटामिन के विटामिन के कहाँ से मिलता है? तो कोबाल्ट तत्व से मिलता है। कोबाल्ट क्या होता है? तो एक तत्व होता है जैसे लोहा, निकिल, ये सब होता है ना, तो जो पौधे हैं, जो जीव जंतु है, उनमें भी कोबाल्ट तत्व पाया जाता है। जैसे मुर्गी का जो कलेजा होता है उसमें सबसे ज़्यादा बोला जाता है कि विटामिन के पाया जाता है, कोबाल्ट तत्व पाया जाता है, तो वहाँ से विटामिन के की पूर्ति हो जाती है। पालक जो होता है, पालक की सब्जी, उसमें विटामिन कोबाल्ट तत्व पाया जाता है, तो वहाँ से भी आपके विटामिन के की पूर्ति हो जाती है। और इस विटामिन के की कमी की वजह से ना एक रोग होता है, रक्त की कमी का रोग होता है, अरक्तता रोग होता है इस विटामिन के की कमी से। तो इतना आपको ध्यान रखना है। ये सारे थे विटामिन और उससे रासायनिक नाम से संबंधित क्वेश्चंस, जिसमें मैंने बताया। स्पेशली फंक को बस याद रख लेना कि ये विटामिन का खोज करता था। बाकी जो चीज़ें बताया है मैंने, उनके नाम, कहाँ से प्राप्त होते हैं और उनका क्या क्या उनकी कमी से होने वाले रोग, इतना आपको विटामिन के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये PDF और इसका PDF जो कहाँ प्राप्त होगा? तो इसका PDF हमारे ऐप योगेश साहू ऐप जो है, योगेश साहू क्लासेस ऐप, जिसे प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहाँ हमारे ये सभी टॉप 20 क्वेश्चंस के आपको PDF मिल जाएंगे। उन PDF से भी आप ट्राई कर सकते हैं प्रिंट आउट निकाल के, या जैसा भी कि आपने जो पढ़ा या मैंने जो पढ़ा है उसके बाद भी आप सही कर पा रहे हैं कि नहीं करके। और जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताते जा रहा हूँ उसको लिखते चलिएगा। अब जैसे ये कूट में इतना लंबा है, मैंने आपको सही आंसर बता दिया। अब उसके बाद आप इसको मिलाकर आंसर अपने हिसाब से टिक अपने जो प्रिंट आउट निकालोगे उसमें, या फिर डायरेक्ट वहीं पर ही लिख के रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मिलाते फिर मुझे स्क्रीन को ऊपर नीचे करना पड़ेगा तो दिखता नहीं है वो, इस वजह से मैं यहाँ पर टिक नहीं ले रहा हूँ, सही आंसर को आपको बताते चल रहा हूँ। अब ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों पर विचार करो। तो पहला क्या बोला गया है? घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। दूसरा बोला गया है मनुष्य के शरीर का रंग मेलानिन की वजह से होता है। तीसरा, यूरिया में नाइट्रोजन की कमी रहती है। चौथा, दमा रोग में व्यक्ति को सांस लेने में नमी और CO2 समस्या उत्पन्न करते हैं। इनमें से सही कथन कौन सा है? कौन सा पूछा है? सही कथन। ऐसे प्रश्नों में आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है। तो एग्जाम में आप जब भी जाएंगे तो अधिकतर होता होगा, मेरा मानना है कि स्टूडेंट्स को ना सही पूछा है कि गलत पूछा है, इसमें भ्रम पैदा हो जाता है।
जब भी क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे सही बोला है या गलत पूछा है या इनमें से सही नहीं है, तो वैसे चीज़ों का आप ना मार्क करके रख लीजिए कि सही है पूछा है या सही नहीं पूछा है, तो उसको आप मार्क करके रखेंगे तो आपको क्लिक रहेगा कि हाँ इसमें नहीं वाला आंसर बताना है या इसमें सही है उसको बताना है, तो वो आपको एक हेल्प करेगा। तो इसका ध्यान में रखना है आपको। तो हमें सही कथन पूछा गया, हम देखते हैं इसमें सही कौन सा है। पहला ऑप्शन बोला था, मतलब क्वेश्चन के अंदर ए पॉइंट दिया गया था, घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होते हैं। तो घेंगा या घोंघा रोग जो होता है आयोडीन की कमी से होती है, तो सही बात है। आयोडीन जैसे एडवर्टाइज आता है कि आपके नमक में आयोडीन है, तो ये ज़रूरी है। नमक जो है ना आयोडीन युक्त वाला ही खाना चाहिए, उससे ये घेंगा रोग है इसकी परेशानी कम होती। पहले के ज़माने में क्या होता था, जो नमक आता था उतना ज़्यादा प्यूरीफाइड नहीं होता था, ना उसमें आयोडीन उतने ज़्यादा मात्रा में मिला रहता था। तो उसमें अब क्या करते हैं कि बड़े बड़े प्लांट हमारे यहाँ लगे हुए हैं, उन प्लांटों के थ्रू क्या किया जाता है कि नमकों में आयोडीन की मात्रा एडिशनल ऐड की जाती है। जिन नमकों में आयोडीन कम है उनमें आयोडीन ऐड किया जाता है, और अब पूरे मार्केट में उसी प्रकार के नमक बिकते हैं। अब उस आयोडीन के खाने से, मतलब उस नमक को खाने से क्या होता है, ये आयोडीन की पूर्ति हो जाती है शरीर को, जिससे अब घेंगा रोग के बारे में आप बहुत ही कम सुनेंगे। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि घेंगा रोग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लोगों को देखने को मिलता था, और ये प्रभावित कहाँ करता था, तो गले को प्रभावित करता था ये घेंगा रोग, इसी आयोडीन की कमी से। तो ये सही है कि आयोडीन की कमी से घेंगा रोग या घोंघा रोग होता था या होता है। फिर ऑप्शन बी या पॉइंट बी देखते हैं, मनुष्य के शरीर का रंग मेलानिन की वजह से होता है। तो सही बात है, मेलानिन एक पाया जाता है हम लोग के शरीर में, एक बोलना चाहिए केमिकल नाम टाइप का रहता है, ये केमिकल टाइप का हमारे शरीर में, इसी की वजह से हमारे शरीर का रंग तय होता है। यही जो है, जो कुछ लोग एकदम गोरे दिखते हैं, कुछ लोग एकदम काले दिखते हैं, कुछ लोग सांवले दिखते हैं, तो ये जो अलग अलग कलर जो मनुष्यों में पाया जाता है वो सब इसी मेलानिन की देन होती है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। ये मेलानिन कहाँ से आता है, तो ये ना जिस तरीके से जीन रहता है, डीएनए रहता है, उसके थ्रू माता पिता से ये ट्रांसफर होते रहता है। तो ये मेलानिन एक तरीके से ऐसा होता है कि एक जनरेशन में दब जाता है, दूसरे जनरेशन में उभर के आ जाता है। इसलिए कभी कभी कुछ लोगों में देखने को मिलता है कि माता पिता थोड़े सांवले हैं लेकिन बच्चा जो है थोड़ा सा उनसे ब्राइटर है, उनसे थोड़ा गोरा है, तो ये मेलानिन है। शायद उनसे पहले वाले पीढ़ी में उनके जो पूर्वज रहे होंगे गोरे रहे होंगे, या फिर उनका लाइट ब्राइट रहा होगा, बाद में थोड़ा सा डार्क हो गया होगा। तो ये मेलानिन एक समय के बाद थोड़ा उभरता भी है, एक पीढ़ी में दूसरे पीढ़ी में कम भी होता है। तो ये मेलानिन ही आपके मनुष्य के शरीर का रंग तय करने का वजह बनता है, ये ध्यान में रखेंगे। पॉइंट सी में बोला गया यूरिया में नाइट्रोजन की कमी होती, तो ये तो गलत बात है। यूरिया हम लोग यूज ही क्यों करते हैं, यूरिया का यूज क्यों किया जाता है, एनपीके के लिए। ये एनपीके क्या है, एन से होता है आपका नाइट्रोजन, पी से होता है फास्फोरस, और के से होता है पोटेशियम। इन्हीं कमी को दूर करने के मृदा में हमारे पोषक तत्व रहते हैं जिनके वजह से हमारा फसल अच्छा होता है। जिन मृदा में पोषक तत्वों की कमी होती है उन पर यूरिया का यूज़ किया जाता है। और यूरिया में भी क्या मिला होता है, तो ये एनपीके से मिला होता है। एनपीके क्या होता है, तो एन से नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस और के से पोटेशियम। अब आप सभी से मेरा एक प्रश्न रहेगा, आप मुझे बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस यूरिया में जो ये एनपीके है वो किस अनुपात में रहता है। क्वेश्चन डायरेक्ट इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन एक दो बार प्रश्न में आए गए हैं, पेपरों में आए गए हैं कि एनपीके का जो अनुपात है, रेशियो क्या रहता है। तो एक बार आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जरूरी नहीं है आपको याद हो, जरूरी नहीं है हर किसी कोई चीज़ याद हो, आप कहीं से सर्च करके भी हमें कमेंट कर सकते हैं, ताकि वो आपको याद के लिए भी अच्छा रहेगा। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो हम खुद सर्च करके पढ़े रहते हैं या हमें कहीं से निकाल कर पढ़े रहते हैं, तो वो हमें बहुत समय तक याद रहती है। तो ये आपके लिए एक टास्क है कि बताइएगा कि यूरिया में एनपीके का रेशियो क्या रहता है। अब ये एनपीके में, अब एनपीके रहता है बोला मैंने, और पॉइंट में बोला यूरिया में नाइट्रोजन की कमी रहती है, तो ये तो गलत हो गया, ये पॉइंट गलत है। नाइट्रोजन इसमें उपस्थित रहता है, और मुख्य रूप से हमारे यहाँ की जो मिट्टियाँ हैं उसमें नाइट्रोजन की बहुत कमी पाई जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ देखेंगे आप जब भी, तो अधिकतर क्षेत्रों में धान की खेती की जाती है, दलहन फसलों की खेती बहुत कम की जाती है। दलहनी फसलों की जब कृषि करेंगे आप, तो वहाँ पर मृदा में जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, एक जीवाणु पाया जाता है राइजोबियम, उसके वजह से वापस से स्थिरीकरण होता है नाइट्रोजन का। लेकिन हर जगह धान की खेती करने की वजह से मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन तत्व समाप्त होते जाता है, इसलिए यूरिया का यूज़ करना पड़ता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी देखते हैं, या पॉइंट डी देखते हैं, दमा रोग में व्यक्ति को सांस लेने में नमी और CO2 की समस्या उत्पन्न करते हैं। तो ये सही बात है। दमा रोग होता क्या है, तो दमा रोग में व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी आती है।
इसका शुरुआत कहाँ से होता है? ये ना एक एलर्जी जनित रोग है, मतलब धूल से एलर्जी हो गया या फिर किसी और चीज़ से एलर्जी हो गया। बहुत ही ज़्यादा केस में यही पाया जाता है कि धूल के कारण एलर्जी होती है और उसमें सांस लेने में दिक्कतें आती हैं। तो धूल में क्या होता है, आसपास का वातावरण है, आसपास के वातावरण में अब नॉर्मल आदमी भी अगर कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ बहुलता है जिस क्षेत्र में, वहाँ अगर खड़ा है तो उसको सांस लेने में परेशानी होगी। तो जब दमा वाला व्यक्ति जो कि सामान्य अवस्था में भी सांस लेने में जिसको प्रॉब्लम होती है, तो उसको तो CO2 जहाँ युक्त स्थल पर समस्या आएगी, तो ये तो सही बात है। फिर नमी, नमी कैसे समस्या उत्पन्न करती है? तो नमी युक्त जो एरिया रहता है ना, वहाँ हवा मोटी हो जाती है, पतली नहीं रहती, मोटी हो जाती है। तो सांस लेने के लिए ना फेफड़ों को थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल होना पड़ता है। तो और जो दमा रोगी रहते हैं उन लोग को एलर्जी के कारण क्या होता है कि उनके फेफड़े में उतना ज़्यादा जान नहीं बचता है। इस वजह से देखना एक प्रकार का वो लोग पंप यूज़ करते हैं अपने सांस को लगातार बनाए रखने के लिए। उसको एक नाम दिया गया है, मछली पद्धति द्वारा सांस लिया जाना, तो उसको वही नाम से जाना जाता है। तो उस तरीके से याद रखना। तो दमा रोग में व्यक्ति को नमी और CO2 समस्या उत्पन्न करता है सांस लेने में, ये सही बात है। गलत क्या था? तो नाइट्रोजन में कमी रहती है वो। तो हमें पूछा क्या गया था, इनमें से सही कथन कौन सा है? तो हमारा A, B और D ये तीनों सही हैं। तो देख लेते हैं, ऑप्शन में A, B, D होना चाहिए। ये ऑप्शन में A, B, D था, तो ये सही है। आई होप वाला क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित रोगों को उनके वाहक से सुमेलित कीजिए। वाहक से सुमेलित कीजिए, तो रोग और वाहक देखेंगे। अब रोग कौन सा है? तो निमोनिया, निमोनिया, फिर है येलो फीवर, फिर है मलेरिया, फिर है दाद। इनको मिलाना है इनके वाहक से, मतलब ये जो रोग है किन की वजह से होता है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले दाद की मैं बात करूं तो ये दाद जो है ना वो आपके कवक के कारण होता है। कवक क्या होता है इसके बारे में आएंगे। ये दाद जो रोग है वो कवक के कारण होता है। दाद मतलब दांत खुजली वाले जो भी रोग होते हैं ना, वो सभी का जो वाहक होता है वो आपका कवक ही होता है। मलेरिया को देखेंगे तो ये मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। येलो फीवर जो है वो आपके विषाणु के द्वारा होता है। येलो फीवर जो है आपके विषाणु के द्वारा ही होता है, विषाणु। और निमोनिया जो है वो आपके जीवाणु के द्वारा होता है। निमोनिया किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा होता है। तो ये सभी के मैंने बता दिया। अब क्यों होता है, किस कारण से होता है, वो मैं बताना चाहूंगा। कारण पे तो नहीं जाऊंगा, बहुत ही लंबा लेक्चर हो जाएगा। कारण को स्किप करते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको पूरा डिटेल वीडियो पढ़ना होगा कि जीवाणु किस तरीके से शरीर में एंट्री करता है, किस तरीके से वो हमारे रक्त में मिलता है, वाहक बनता है, जगह जगह पहुंचता है। विषाणु का भी वही सेम प्रोसेस है, प्रोटोजोआ कैसे आता है, तो वो सब एक अलग प्रोसेस हो जाता है। मैं ये बताना चाहूँगा इनसे संबंधित, क्योंकि आप कुछ चीज़ें ऐसी होती ना, एक चीज़ बता देता हूँ इसमें ऐड कर देता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, आप सभी बायो बैकग्राउंड से होंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है आपको सारा डिटेल चीज़ पढ़ने में आपको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा और आपको याद भी नहीं होगा। तो उन सब्जेक्ट को ये कीजिएगा कि केवल और केवल जो जरूरी चीज़ें हैं वो आप याद कर लीजिए। जैसे रोग और वाहक, तो इससे एक क्वेश्चन आना तय है, इस रूप में आया अलग अलग पॉइंट में, जैसे विटामिन दे दिया, रोग के वाहक दे दिया और कुछ क्वेश्चंस दे दिया, ऐसे बना दिए, तो उसमें एक क्वेश्चन ये दिख गया। तो वैसे क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको डायरेक्ट याद करने रहते कि विषाणु है तो विषाणु से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, प्रोटोजोआ है तो प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, जीवाणु है तो जीवाणु से कौन से रोग हो सकते हैं, कवक से क्या रोग हो सकते हैं। इन सभी को जब आप याद कर लेंगे तो वो आपको आसानी से क्वेश्चन में बना पाएंगे, आप क्वेश्चंस बना पाएंगे, डील कर पाएंगे। अब इसके बारे में डिटेल पढ़ना नहीं है आपको। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि मैंने शुरू में बताया सभी आप बायो बैकग्राउंड से होंगे नहीं, डिटेल आपको उतने अच्छे से समझ में आएगा नहीं, और इस लेक्चर में संभव नहीं है कि मैं आप सभी का इसका डिटेल बता पाऊँ। तो जो जरूरी है उतना आप याद करते चलिएगा। कवक से शुरुआत करते हैं। कवक से जो है ना, दांत खाद खुजली वाला जो भी इन्फेक्शन होता है वो कवक के कारण ही होता है। गले में रिंग वर्म आ जाता है, तो रिंग गार्ड, जैसे रिंग गार्ड के बारे में सुने ही होंगे, एडवर्टाइज भी आता था, तो वो सब कवक के कारण ही होता है। विषाणु जनित रोग, तो विषाणु जनित रोग का ना बहुत ही लंबा लिस्ट है, बहुत ही लंबा। अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा 2020 में जो कोविड-19 आया था वो क्या था, विषाणु जनित रोग ही था। उससे पहले एक सार्स आया था, SARS, सार्स, ये भी विषाणु जनित रोग था। और क्या क्या है जो मुख्य है, तो आप मुख्य विषाणु जनित रोगों के को याद रखते चलिएगा। एक तो अभी जो कोविड-19 आया था वो, एक सार्स, एक याद रखना एड्स, एक याद रखना रेबीज। रेबीज सुना ही होगा, कुत्ते या बंदर के काटने से होता है, जिसमें आदमी जल से डरने लगता है, रेबीज का टीका। अच्छा ये बताइएगा कमेंट में जरूर
कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एड्स क्यों होता है? तो HIV नामक एक वायरस होता है जिसकी वजह से एड्स रोग होता है। डेंगू, मच्छर के काटने से जो डेंगू होता है, डेंगू रोग आपने पढ़ा होगा, विषाणु, मच्छर से होने वाले सारे लोग में प्रोटोजोआ नहीं आएगा। जैसे मलेरिया भी मच्छर से काटने वाला रोग है लेकिन वो प्रोटोजोआ के कारण होता है, लेकिन डेंगू जो है वो आपके विषाणु जनित रोग में आता है। इन्फ्लुएंजा हो गया, डेंगू के अलावा इन्फ्लुएंजा हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, आँख आना अभी आजकल सभी तरफ फैला हुआ है, आई फ्लू, वो भी विषाणु के कारण होता है, तो वो आप ध्यान में रखेंगे। चेचक हो गया, ठीक है, खसरा हो गया, और उसके अलावा भी बहुत सारी है, तो इन सभी इंपॉर्टेंट को याद रखना। चेचक याद ही रख लेना, खसरा याद रख लेना, ठीक है। आँख आना अभी जो हाल फिलहाल में चल रहा है, हो सकता है कि हाल फिलहाल की कंडीशन को देखते हुए ये आँख आना पूछा जाए, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि क्वेश्चंस जो निकालते हैं वो भी आम परिवेश को देखते हुए चलते हैं कि एक समय में कौन सा फीवर या फ्लू चल रहा है, उस तरीके से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। इतना आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट आपके वायरस से होने वाले रोग थे, इतना ध्यान में रखना है। पीलिया पोलियो भी ऐड कर लेना इसमें, पीलिया और पोलियो भी, पीलिया और पोलियो भी इंपॉर्टेंट है, पीलिया और पोलियो भी वायरस से होने वाले रोग हैं। अब मलेरिया, मलेरिया जो होता है या प्रोटोजोआ वाले, तो प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया रोग होता है। प्रोटोजोआ से और क्या होता है? फाइलेरिया, फाइलेरिया आप सभी ने सुना होगा, जो हाथी पांव की बीमारी होती है ना, जिनमें घुटने के नीचे का जो हिस्सा है पैर का वो बहुत ही ज़्यादा फूल जाता है, तो उससे हाथी पांव की बीमारी बोलती है, वो फाइलेरिया होता है। फाइलेरिया किसके वजह से होता है? तो इसी प्रोटोजोआ के कारण। पायरिया, पायरिया जो है, पायरिया, अच्छा माफ़ कीजिएगा, फाइलेरिया जो है वो जीवाणु के कारण होता है, माफ़ कीजिएगा, फाइलेरिया जो है वो जीवाणु के कारण होता है। पायरिया है वो, पायरिया जो है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। पायरिया क्या? दांत वो जो बहुत ज़्यादा पीले पीले कलर का हो जाता है ना, जिनकी वजह से फिर मसड़ों में सूजन आ जाता है, मसड़ों से रक्त स्रावित होने लगता है, वो पायरिया की बीमारी है, वो भी प्रोटोजोआ से होता है। पेचिस, बहुत ही कॉमन बीमारी पेचिस, पेचिस भी प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो ये मुख्य 3-4 बीमारी जितना आपको याद रखना है। फिर जीवाणु, तो जीवाणु से यहाँ निमोनिया रोग होता था, जीवाणु के भी बहुत सारे हैं रोग जो है आपको याद रखते हैं। एक तो निमोनिया याद ही रखना आपको, फिर टीबी याद रखना है आपको, टिटनेस नामक एक बीमारी होता है, जो भी हमने कील वील गड़ जाता है ना पैरों में चलते हुए, तो उसमें क्या होता है, एक बैक्टीरिया, जंग लग जा रहा था कील, अब उसमें बैक्टीरिया मौजूद होता है ना, वही बैक्टीरिया जब हमारे शरीर में पहुंच जाता है तो वो टिटनेस की बीमारी ले लेता है। तो टिटनेस आपको याद रख लेना है, टी बस लिख देता हूँ, टीबी हो गया, टिटनेस हो गया। फिर आपको याद रखना है प्लेग हो गया, प्लेग ही जो कि आपके जीवाणु जनित रोग के अंतर्गत आ जाता है। काला खांसी, काला खांसी आप सभी ने सुना होगा, काला खांसी को कुकुर खांसी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपके जीवाणु जनित रोग के अंदर आ जाता है। फिर हैजा जो सुना होगा, हैजा ये मक्खी की वजह से होता है, वो भी जीवाणु जनित रोग के अंतर्गत ही आता है। फिर एक सिल्फिस, सिफिलिस करके, सिफिलिस याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, सिफिलिस, सिफिलिस करके एक बीमारी होता है, ये जनन अंगों पर होने वाली बीमारी है, इसका भी वाहक जीवाणु ही होता है। तो ये मेन कुछ पॉइंट थे जिसको आपको याद रख के चलना है, जो कि आपके जीवाणु जनित रोग है। तो विषाणु के ये याद रखना जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, जीवाणु में ये याद रखना जो इंपॉर्टेंट है। सार्स ये इसी का है, विषाणु का ही। कवक का जो भी दाद पूछे, खुजली पूछे, वो सब आपके कवक के अंतर्गत आ जाते हैं। और प्रोटोजोआ से मैंने बताया पायरिया, मलेरिया, पेचिस, ये सभी आपके प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। एक फाइलेरिया करके बताया था, फाइलेरिया जो कि हाथी पांव संबंधित है, वो भी जीवाणु से ही संबंधित है, जीवाणु उसका वाहक होता है फाइलेरिया, इतना ध्यान रखना है आपको। आई होप समझ में आया हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखना है हमें, निम्नलिखित में से खोज को उनके खोजकर्ता के साथ सुमेलित करता है। तो बायो में भी बहुत सारे, जितने भी बायो ले लीजिए, केमिस्ट्री ले लीजिए, फिजिक्स ले लीजिए, उनमें अलग अलग खोजकर्ता हुए जिन्होंने उससे संबंधित अलग ऐसे क्रांतिकारी खोज किए जिससे संबंधित आज हम उपयोग करते हैं। और हमारी जो मेडिकल फैसिलिटीज है, बायो है तो मेडिकल फैसिलिटी, उनमें बहुत ही ज़्यादा हम अग्रणी हो पाए हैं। तो इसमें पहले देखते हैं खोज और उसके खोजकर्ता को मिला लेंगे।
तो रक्त परिसंचरण होता क्या है? तो हमारे शरीर में जो भी रक्त पहले क्या होता है, हृदय में रहता है, हृदय उसको पंप करने का कार्य करता है, हमारे शरीर के सभी भागों तक जाता है, और रक्त क्या लेकर जाता है? ऑक्सीजन लेकर जाता है, शरीर के सभी कोनों पर जाता है, वहां से फिर रक्त पहुंचाता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है, जो कि वृक्क से छनते हुए आता है, अपशिष्ट पदार्थ वृक्क में रह जाते हैं, फिर वो सिराओं में से होते हुए, पहले तो धमनी से आता है, फिर सिरा से होते हुए आता है, फेफड़ों में भी आता है, फेफड़ों में से वापस क्या करता है, वो ऑक्सीजन को लेता है और ऑक्सीजन लेकर कहाँ पहुँचता है? हृदय में, और हृदय फिर से वापस उन्हें पंप करता है। तो ये एक प्रोसेस पूरा चलता है जिसे रक्त परिसंचरण कहा जाता है। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी विलियम हार्वे नामक व्यक्ति ने। विलियम हार्वे ने किसकी खोज की थी? तो रक्त परिसंचरण की खोज की थी। डीएनए, डीएनए की खोज किसने की? तो डीएनए की खोज की थी वाटसन एवं क्रिक ने की थी। वाटसन एवं क्रिक ने की थी डीएनए की खोज। जो डबल लेयर डीएनए हम पढ़ते ना, जैसे डीएनए ये है, तो इसमें डीएनए जो है इस तरीके से बनते जाता है आगे, तो ये जो इसको डबल लेयर डीएनए बोलते हैं। इसकी खोज जो है वाटसन एवं क्रिक ने की थी, इतना आपको याद रखना है। डीएनए मैंने बताया, तो मैंने साथ में आरएनए भी बता देता हूँ। आरएनए की खोज वाटसन एवं आर्थर ने की थी। तो आरएनए में आर आ रहा है, आर्थर में भी आर आ रहा है, तो आर्थर, आर, वाटसन एवं आर्थर, ये हो जाएगा। डीएनए में जेम्स वाटसन एवं क्रिक, ये याद रहेगा। पेनिसिलिन, ये ल है यहाँ पर, याद रखना, पेनिसिलिन नहीं है, पेनिसिलिन है। तो पेनिसिलिन की जो खोज है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, और टीके की खोज जो है वो एडवर्ड जेनर ने की थी। कितने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी। सर्वप्रथम जो टीका बनाया गया था पूरे विश्व में, सर्वप्रथम जो टीका बनाया था उस व्यक्ति का नाम है एडवर्ड जेनर। ये किसका टीका था ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। इससे पहले भी मैंने रेबीज से संबंधित आपको प्रश्न पूछा हुआ है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की है, तो जरूर आप आंसर कीजिएगा। और ये जो टीका है एडवर्ड जेनर, इसका भी बताइएगा कि एडवर्ड जेनर ने जो टीका की खोज की वो किस बीमारी से संबंधित था। पेनिसिलिन ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ये पेनिसिलिन मिला कहाँ से, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। तो जो पेनिसिलिन था, तो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा महामारियाँ फैली हुई थी, थोड़ा सा भी चोट वगैरह लगता था तो वो ठीक नहीं होता था, और इंसान के जो घाव है या फिर शरीर है धीरे धीरे और भी ज़्यादा सड़ने लगता था बैक्टीरियाओं की वजह से। तो इस अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बहुत ही अच्छा एक आविष्कार किया। ये उस दौर पर का था, तो उसने खोज करते 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 एक दिन देखा कि एक इसका जो सामान पड़ा हुआ था, समोसा था या जो भी था, उनके टाइम का समोसा रहा होगा उनके यहाँ का, तो उसमें क्या हुआ कि फफूंद लग गया था, और उस फफूंद को उसने बारीकी से चूहे ने खा लिया। इसे कहानी मुझे एकदम डिटेल में तो कहानी याद नहीं आ रहा है, बट सुनते जाइएगा। चूहे ने खाया या फिर उसके किसी भाग पर लगा, तो उसका ना जो घाव था वो ठीक होने लगा। तो फिर इसने देखा कि भाई इसमें लगा क्या है जो इसका घाव ठीक हो रहा है, अगर चूहे में। और अधिकतर आपने सुना होगा कि जो भी पहला ट्रायल लिया जाता दवाइयों का वो किसके ऊपर लिया जाता? चूहों के ऊपर। तो उसने फिर देखा कि ये चूहे के ऊपर असर कर रही क्या है, तो उसने पाया कि जो सड़ा हुआ पदार्थ था उसमें एक छोटे छोटे धब्बे इस टाइप के बंधे रहते हैं। आपने अभी भी देखा होगा फफूंद इसी तरह तरीके से लगते हैं। उन्हीं फफूंद पर से इन्होंने पेनिसिलिन का आविष्कार किया। जो अभी आप डेटॉल लगाते हो ना, थोड़ा सा भी कट गया जल गया तो डेटॉल यूज करते हैं, वो क्या है? तो पेनिसिलिन का ही कैटेगरी में आता है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नॉर्मल में बता देता हूँ। विलियम हार्वे, डीएनए ये, आरएनए आर्थर, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। इसी तरीके से आप मिला के रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पांचवें नंबर का, इसमें सही कथन का हमें खोज करना है। क्वेश्चन में दिया गया है निम्न में से सही कथन कौन सा है? तो मानव हृदय में 4 वाल्व होते हैं। जी सही है, हमारे हृदय में 4 वाल्व होते हैं। हमारे हृदय का जो आप शेप देखेंगे, कुछ इस तरीके से रहता है ये। तो इसमें ना 4 वाल्व रहते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। आलिंद और नीलय के नाम से जाना जाता है, तो 2 आलिंद और 2 नीलय रहते हैं। ठीक है, तो 4 वाल्व रहते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा, डायग्राम पे मत जाइएगा। अब इसका वजन कितना होता है? तो 300 ग्राम होता है। ये सही बात है, हमारे जो हार्ट का वजन है वो 300 ग्राम होता है। पूरे शरीर का 300 ग्राम वजन जो होता है वो कौन होता है? हमारा हृदय होता है। फिर हृदय शरीर के सभी अंगों तक रक्त को पंप करता है, जैसे कि जस्ट पहले वाले रक्त परिसंचरण में बताया, सभी अंगों तक रक्त को पंप करता है, सही है। हृदय प्रति मिनट 72 बार धड़कता है।
ये भी सही है। प्रति मिनट एक स्वस्थ मनुष्य, जरूरी नहीं हर किसी का, जो स्वस्थ है, जो एकदम स्वस्थ है, उस मनुष्य का जो धड़कन है वो 72 बार धड़कता है। उसकी हृदय की जो गति होती है 72 प्रति मिनट होती है। कौन सा आवाज करता है, तो इसके बारे में पूछा जाता है कभी कभी। हृदय का जो धड़कन जो धड़कता है उसका आवाज क्या है, तो लब डब, लब डब इस नाम से लोग इसे पुकारते हैं। लब डब की आवाज करती है। इसको सुना किसके द्वारा जाता है, जब भी देखा होगा आपने, कभी भी हॉस्पिटल गए होंगे आप, तो डॉक्टर क्या करते हैं, कानों में एक, अपने दोनों कानों में एक चीज डालता है और पीछे पलटने बोलता है और हमारे शरीर की पीछे साइड से हमारी धड़कनों को सुनता है। तो वो क्या है, स्टेथोस्कोप। उसी स्टेथोस्कोप के द्वारा ये पूछे सुना जाता है कि 72 बार धड़क रहा है कि नहीं, या हमारा जो वो है हृदय की गति है वो सही है कि नहीं है, इसके बारे में जाना जाता है। तो स्टेथोस्कोप याद रख लेना, लिख लेना कि हृदय की गति को किसके द्वारा सुना जाता है, या डॉक्टर किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। अब पांचवा पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या बोला गया, तो हृदय संबंधी बीमारियों का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है, तो ये गलत है। हृदय संबंधी बीमारियों को कार्डियोलॉजी बोला जाता है। कार्डियोलॉजी क्या है, तो आपके हृदय से संबंधित जितने भी बीमारियां हैं, हृदय के बारे में जो भी पढ़ाई किया जाता है वो सभी को कार्डियोलॉजी में पढ़ा जाता है। आप कभी किसी बड़े हॉस्पिटल में गए होंगे, आशा करता हूँ कि ऐसा नौबत ना आए, लेकिन अगर कहीं गए होंगे तो आपने देखा होगा कार्डियो डिपार्टमेंट। कार्डियो डिपार्टमेंट वो क्या होता है, तो ये यही होता है, हृदय से संबंधित जो भी रोग हैं तो उसी कार्डियो डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। और उसी कार्डियो, क्योंकि हार्ट को बायो की लैंग्वेज में कार्डियो बोला जाता है, और उससे संबंधित होने वाली जो भी बीमारी या जो भी उसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या है वो कैसा है, वो सभी कार्डियोलॉजी के अंदर आता है। तो ये हिमेटोलॉजी गलत था, तो आपका पांचवा गलत है। सही क्या है, तो 1 2 3 4 सही है। ऑप्शन देख लीजिएगा, 1 2 3 4 जिसमें भी हो, शायद ये ऑप्शन डी आएगा, ये वाला सही रहेगा आपका। अब छठवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मस्तिष्क के बारे में सही कथन चुनिए। तो मस्तिष्क के बारे में सही कथन चुनना है। मस्तिष्क के सभी के पास होता है भाई, तो इसके बारे में जानना आप सभी को जरूरी है। पहला पॉइंट क्या बोला गया है, मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, एक अग्र मस्तिष्क, बस मस्तिष्क, तो ये गलत है। हमारे मस्तिष्क को ना टोटल 3 भाग के रूप में देखा जाता है। 3 भाग क्या, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क बोला जाए और पश्चिम मस्तिष्क, तो टोटल 3 भाग होते हैं। मस्तिष्क में सबसे छोटी ग्रंथि पाई जाती है, ये सही पॉइंट है, ये सही है। मस्तिष्क की जांच, ये क्या लिखा हुआ है, ये मिस टाइप हो गया है ये। तो मस्तिष्क की जांच क्या है, मैं एक बार देख लेता हूँ सही टाइपिंग क्या था वहाँ। तो ये मस्तिष्क की जांच जो है, एक मशीन होता है ईईजी, तो यहाँ ईईजी था शायद, ये जब ट्रांसलेट किया गया हो तो ये शायद हिंदी में गलत आ गया होगा। तो ईईजी है यहाँ पर, मस्तिष्क की जांच ईईजी के द्वारा की जाती है, तो ये सही है। ईईजी, ईईजी क्या होता है मैं आगे उसके बारे में आऊँगा। तो मस्तिष्क की जांच ईईजी के द्वारा की जाती है। फिर है चौथा पॉइंट, अल्जाइमर रोग मस्तिष्क संबंधित नहीं है, तो ये गलत है। अल्जाइमर रोग मस्तिष्क से संबंधित ही है। क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। स्मरण केंद्र का नाम कॉर्टेक्स है, तो ये सही है। कहीं पर कॉर्टेक्स मिलता है, कहीं पर सेरेब्रम मिलता है, सेरेब्रम के अंदर ही ये कॉर्टेक्स पाया जाता है, तो स्मरण केंद्र का नाम कॉर्टेक्स ही सही है। तो कौन कौन सा सही होगा, 2 3 और 5, 2 3 और 5 सही होगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं सभी के बारे में बात कर लेते हैं। मस्तिष्क, तो मस्तिष्क का जो भार है 1300 से 1400 ग्राम के अंतर्गत आता है, 1300 से 1400, इसका ध्यान रखेंगे आप। 1350 ग्राम लड़कियों में बोला जाता है आमतौर पर, और 1400 ग्राम मनुष्यों में बोला जाता है, या उल्टा भी है, नहीं वही है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना, 1350 ग्राम महिलाओं में और 1400 ग्राम पुरुषों में पाया जाता है, इसलिए 1300 से 1400 ले लिया हूँ, क्योंकि ऑप्शन का रेंज कभी कभी इस तरीके से भी देता है, तो दोनों ध्यान रखना, 1300 से 1400 और प्लस 1350 महिलाओं में और 1400 पुरुषों में। फिर मस्तिष्क में शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पाई जाती है, ये वाला सही था। इस ग्रंथि का नाम क्या है, ये आपके सभी के मन में आ रहा होगा, और आना भी चाहिए इस तरीके के क्वेश्चन की। सबसे छोटी ग्रंथि पाई जाती, बोल तो दिया, लेकिन है क्या, तो वो कौन सी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जिसको हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में ही पाई जाती है। लिख लेना ना, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो पीयूष ग्रंथि कहाँ, मस्तिष्क में। मस्तिष्क की जांच ईईजी के द्वारा की जाती है। ये ईईजी क्या है, तो
इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ, इसी नाम से जाना जाता है इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ। इसी के द्वारा ही हमारे मस्तिष्क की जांच होती है। जब कभी भी एक्सीडेंट होता है या किसी चीज़ों से टकरा जाता है सिर या गिर जाते हैं सर के बल, तो हमारे सर में किसी प्रकार का खून का थक्का तो नहीं जम गया है, सूजन तो नहीं आ गया है, या कोई भी उसमें विकृति तो उत्पन्न नहीं हो गई है, इन सभी की जांच करने के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है। अल्जाइमर रोग मस्तिष्क संबंधित नहीं है, तो ये गलत था। अल्जाइमर रोग मस्तिष्क से ही संबंधित है। जो याददाश्त गुम होने वाली, कभी ना कभी उरी मूवी आप सभी ने देखा होगा। उरी मूवी में जो विक्की कौशल ने जिनका भी रोल निभाया, उनकी माता को अल्जाइमर था। उनको क्या होता है कि भूलने की बीमारी थी। तो लोगों को जब शुरुआत में यही होता है कि कुछ काम तो कर लिए रहते हैं, लेकिन उनको याद नहीं रहता कि हाँ उस काम को इन्होंने किया कर रखा है, फिर से वापस वो उसी काम को करने के लिए जाते हैं। खाना खा लिए हैं लेकिन याद नहीं कि खाना खाए, वापस से खाना खाने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही गंभीर बीमारी हो जाती है, मानव के लिए बहुत ही बुरा बीमारी एक तरीके से बोल सकते हैं। जो कुछ बीमारी है, चुनिंदा बीमारी जिनको बोला जाता है कि बहुत ही बुरी है, उसमें से ये अल्जाइमर रोग है। क्योंकि इसमें धीरे धीरे आप अपने घर वालों को भी भूलने लगेंगे। तो अगर आपने उरी मूवी देखा होगा तो ये जरूर याद होगा कि उनकी माता को अल्जाइमर रोग था, वहां से मस्तिष्क संबंधित बीमारी होती है। क्यों अल्जाइमर रोग मस्तिष्क से संबंधित है? स्मरण केंद्र का नाम कॉर्टेक्स है, मैंने बताया। तो भाई स्मरण केंद्र जब कॉर्टेक्स है, और कॉर्टेक्स कहाँ स्थित है? सेरेब्रम में। सेरेब्रम किसका भाग है? मस्तिष्क का। तो अल्जाइमर रोग जो कि भूलने की बीमारी, वो भी तो मस्तिष्क से संबंधित होगी। तो ये क्लियर हो गया होगा। स्मरण केंद्र का नाम याद रखना, कॉर्टेक्स की जगह कभी कभी सेरेब्रम भी देता है। पहला पॉइंट था मस्तिष्क के दो भाग, अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तीन भाग होते हैं टोटल, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और एक और भाग होता है। तो अग्र मस्तिष्क वाला भाग और पश्चिम मस्तिष्क वाला भाग, तो ये जो पश्चिम मस्तिष्क वाला भाग है ना, वो ज्यादा बड़ा होता है अग्र मस्तिष्क वाले भाग से। इसका आपको ध्यान में रखना है। तो ये सही ऑप्शन मैंने बता दिया था, दूसरा तीसरा पांचवा सही है। जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट बताए इसमें वो लिख लीजिएगा। बायो में क्या है पता है आप सभी को? जो एक एक टॉपिक है ना, जैसे रक्त, अभी ये पढ़ेंगे रक्त से संबंधित, या फिर हमने हड्डियों से संबंधित पढ़ना है, या फिर अभी मस्तिष्क पढ़े, या फिर श्वसन तंत्र पढ़ना है, पाचन तंत्र पढ़ना है, तो अपने आप में ना बहुत ही एक लंबा टॉपिक रह जाता है। कभी कभी 1 से 2 क्लास भी लग जाते हैं इन टॉपिक को कवर कराने में। अब उनको इस 20 क्वेश्चन के थ्रू मुझे कवर कराना तो आसान पड़ेगा नहीं, एक अपने आप में बहुत ही लंबा होता है। तो आप सभी अगर इनका डिटेल वीडियो पढ़ना चाहते हैं तो हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। और हमारा फुल CGWAPM का भी कोर्स है, जहाँ पर भी आपको इस साइंस से संबंधित सारे डिटेल में वीडियो मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो में जितना भी हो पा रहा है मेरे से, मैं उतना कराते जा रहा हूँ। रक्त से संबंधित सभी तत्वों को ध्यान से पढ़कर असत्य का चयन करें। असत्य का चयन करना है हमें। तो पहला देख लेते हैं भाई, रक्त से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? हीमोफीलिया कहलाता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, गलत बात है। रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये सही है। रक्त में 3-4 चीजें पाई जाती हैं, उनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। आरबीसी का जीवन काल 100 से 120 दिन होता है, ये भी सही है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, और हिंदी वालों के लिए लाल रक्त कणिका, जो उसका जीवन काल कितना होता है? 100 से 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, हाँ सही बात है। डब्ल्यूबीसी के कारण ही हमारे संदर्भ में, हमारे शरीर के अंदर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती है। इसका ध्यान रखना है। एक ऑप्शन नीचे और होगा जी। इसमें बोला गया है रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने की है, तो रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने की है, ये भी सही है। पूछा क्या गया था क्वेश्चन में कि असत्य का चयन करना है, तो पहला ही ऑप्शन असत्य है, तो आपका असत्य ऑप्शन यही हो जाएगा। इसका ध्यान रखना है आपको। थोड़ा सा और ऊपर कर ले रहा हूँ क्योंकि फिर नीचे वाला ऑप्शन दिखता नहीं। तो रक्त से संबंधित अध्ययन जो है हीमोफीलिया नहीं होता है, ये क्या होता है? तो हेमेटोलॉजी होता है। हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी आपके रक्त से संबंधित अध्ययन के अंतर्गत आता है। उसमें रक्त के बारे में क्या है, कैसे कैसे इसका निर्माण होता है, इनकी पोषक तत्वों के रूप में किस किस चीज़ों का मतलब पोषक तत्व होते हैं रक्त के, क्योंकि रक्त बनने के लिए हमारे शरीर में खाना जरूरी है। हम खाना खाएंगे तो उसका जो पाचन होगा, स्त्रावन होगा, वो हमारे शरीर में जाएगा और रक्त बनने में भी वो कार्य करते हैं। तो वो सभी क्या है? हीमोफीलिया नहीं आता, हेमेटोलॉजी के अंतर्गत आता है। हीमोफीलिया क्या है? तो ये रक्त से संबंधित है, एक बीमारी होती है जिसमें रक्त की कमी हो जाती है, हीमोफीलिया कहलाती है। रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये सही पॉइंट था। रक्त में टोटल ना 4 भाग आप देखेंगे। रक्त तो एक आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, एक प्लाज्मा। रक्त में सर्वाधिक भाग प्लाज्मा का रहता है, जो 55% के आसपास होता है। और उस प्लाज्मा में फिर सर्वाधिक मात्रा में क्या रहता है? तो जल रहता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है रक्त में, और प्लेटलेट्स भी पाया जाता है। प्लेटलेट्स क्या होता है? तो हमारे रक्त में जब कभी आपने देखा होगा, कभी एडवर्टाइज आता है तो जो कोलेस्ट्रॉल वाला विज्ञापन आता है, आपने देखा होगा
कि हार्ट को हेल्दी रखे, कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल खाएं, तो उसमें देखना ऐसे वॉल्व बने रहते हैं, पाइप बने रहते हैं जहाँ से रक्त जाते रहता है, और उसमें देखना गोल गोल ऐसे छोटे छोटे इस तरीके के ना जाते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल के बीच में ऐसे फंसते जाते हैं और जो हमारा रक्त है सही तरीके से फ्लो नहीं हो पाता है। तो ये जो गोल गोल जो छोटे छोटे दिखते हैं ना, वही आपके प्लेटलेट्स होते हैं, तो इसको ध्यान में रखना। तो रक्त में प्लेटलेट्स भी पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन इसी के अंदर जो लाल कलर के और छोटे कण होते हैं वो सब रहते हैं, जो कि ना ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। हमने इससे पहले देखा ना कि हमारा जो हृदय है वो ऑक्सीजन मतलब रक्त को पंप करता है शरीर के सभी कोनों में, और रक्त क्या करता है? फेफड़ों से ऑक्सीजन लेता है। मैंने बताया था रक्त परिसंचरण क्या है। तो ऑक्सीजन लेता है और कोने कोने तक हमारे शरीर के पहुंचाता है। तो उस ऑक्सीजन को कैरी कौन करके चलता है? तो ये हीमोग्लोबिन ही कैरी करता है। इतना आपको ध्यान में रखना है। फिर देख लेते हैं आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, ये सही है। 120 दिन का इनका जीवन काल होता है। ये बनता कहाँ है? तो प्लीहा में, प्लीहा में इनका निर्माण होता है। फिर डब्ल्यूबीसी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, ये सही है। डब्ल्यूबीसी क्या है? तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, इनके द्वारा ही रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में बढ़ती है। लेकिन एक टाइम के बाद इसका ज़्यादा निर्माण होना भी हमारे लिए खतरा है, कम निर्माण होना भी खतरा है। कम निर्माण होगा तो क्या होगा? हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, हमें बहुत ही जल्दी बीमारी लगने लगेगी। और ज़्यादा बनेगा तो क्या है? तो जब ज़्यादा बनने लगता है ना, तो इसी के ना जो डब्ल्यूबीसी के जो कण होते हैं वो अपने आप को बढ़ाने लग जाते हैं, बढ़ाने लग जाते हैं, तो वो भी हमारे लिए घातक हो जाता है। फिर देखेंगे रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने की है, तो ये सही था, लैंड स्टीनर ने की थी। लैंड स्टीनर ने क्या किया था? रक्त समूह की खोज की थी। रक्त समूह क्या होता है? तो आपने देखा होगा ब्लड ग्रुप, रक्त समूह ए बी और ओ, ये 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं। ये ए बी जो होता है सर्वग्राही होता है, सभी का रक्त इसको लग जाता है। और ओ जो होता है सर्वदाता होता है, डोनर है, मतलब यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। डोनर कौन है? ओ, और एक्सेप्टर कौन है? ए बी। इतना ध्यान में रखना है। ये 4 प्रकार के रक्त समूह होता है। किसने? लैंड स्टीनर ने इसकी खोज की थी। इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर क्वेश्चंस को मैंने इस प्रकार के फॉर्मेट में बनाया हुआ है, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। लैंड स्टीनर इसने रक्त समूह की खोज किसमें की, ये आपको बताना है। फिर आगे बढ़ते हैं। रक्त से संबंधित, आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वाला क्वेश्चंस। तो ये रक्त से संबंधित इतनी चीज़ों को आपको ध्यान में रख के चलना है। फिलहाल तो ये चीज़ें याद रखिए, अगर आपके पास टाइम बचेगा तो इससे संबंधित और आसपास की चीज़ों को आप पढ़ते जाइएगा। फिलहाल इतने में आपको फोकस करना है इन टॉपिक्स पर। रक्त किससे संबंधित और भी थोड़ी बहुत जो चीज़ें होंगी आप पढ़ लीजिएगा। अब इनमें से कौन सही है? क्वेश्चन नंबर 8 है, तो दुग्ध में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है, तो ये सही है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है। दूध का रंग कैरोटीन के कारण हल्का पीला होता है, ये भी सही है। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर में, ये भी सही है। लैक्टोबैसिलस लैक्टोमीटर से मापी जाती है, शुद्ध है कि नहीं है। फिर मक्खन कोलाइड है द्रव का ठोस में, ये भी सही है। सभी सही है, सभी चारों सही है। कोलाइड क्या होता है इसके बारे में आऊँगा। तो कोलाइड क्या होता है, जैसे यहाँ लिखा भी है द्रव का ठोस में, तो दो तीन अवस्था हमने पढ़ा हुआ है ना, टोटल 4 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। प्लाज्मा तो जेली रूप हो जाता है, जो भी आप जेली वाली चीज़ें खाते ना, पहले बचपने में एक आता था इतने बड़े अलग अलग फ्लेवर का जेली, तो प्लाज्मा का रूप होता है। जैसे पनीर हो गया तो प्लाज्मा का रूप हो जाता है। कोलाइड क्या होता है, तो ये इस पर आता हूँ। सिरप जो देखते हैं आप जो सिरप आप लेते हैं, जैसे खांसी का कफ होने पर जो कफ सिरप लेते हैं, वो कोलाइड का उदाहरण है। उसमें क्या होता है कि वो पानी नुमा तो रहता है, मतलब वो जल नुमा तो रहता है, थोड़ा सा जली रहता है, मतलब लिक्विड तो रहता है, लेकिन उसके अंदर क्या रहते हैं, छोटे छोटे ना जो हमारी दवाई है उसके पार्टिकल्स में रहते हैं। और छोटे छोटे दवाई के पार्टिकल्स क्या होते हैं, दवाई जो रहता है, गोली जो आता है, कैप्सूल, वो क्या होता है, ठोस होता है। वही ठोस रूप उसमें बारीक अवस्था में मिला रहता है। तो किसी एक अवस्था की चीज में दूसरे अवस्था का मिलना ही कोलाइड कहलाता है। सामान्य भाषा में इतना आप समझिएगा, ये जनरल टर्म्स में समझाने के लिए, ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं जाता हूँ। तो किसी एक अवस्था की चीज में दूसरी अवस्था का मिलना ही कोलाइड कहलाता है। कोलाइड बोल लो या पायस बोल लो, तो ये कहलाता है। तो सिरप से उदाहरण दिया। तो उसी प्रकार से मक्खन क्या होता है, तो मक्खन जब भी आपने देखा होगा, अगर घर में आपके दादी नानी को निकालते देखा होगा, मम्मी को निकालते देखा होगा, तो मक्खन में क्या होता है, एक दूध को जो वो करते हैं, क्या बोलते हैं, मथ कर निकाला जाता है क्या, आपका मक्खन। तो मक्खन को जब एक पात्र में इकट्ठा किया जाता है, तो देखिएगा वो थोड़ा ठोस नुमा तो दिखाई देता है, लेकिन उसमें थोड़ा ना द्रव भी रहता है, थोड़ा लिक्विड भी रहता है। तो उसी को बोला जा रहा है द्रव का ठोस में।
मुख्य रूप से तो ठोस रहता है, लेकिन उसमें थोड़ी मात्रा में क्या जल भी विद्यमान रहती है। तो वही है कि द्रव का ठोस में कोलाइड होता है। कौन? मक्खन। इतना ध्यान रखना। और भी उदाहरण दे लेता हूँ, जैसे धुआं जो है, धुआं धुआं कौन से कोलाइड का उदाहरण है? तो धुआं में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? गैस होता है, और उसके अंदर छोटे छोटे ना पार्टिकल्स होते हैं। किसके? धूल के कण के हो गए, या फिर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी चीजें जला रहे हैं ना, उसके थोड़े थोड़े, या राख के बोल सकते हो, थोड़े थोड़े पार्टिकल्स होते हैं। उनको किस रूप में देखा जाएगा? तो धुआं को। तो धुएं के अंदर, धुआं क्या बोला मैंने? गैस। उसके अंदर ठोस के, तो ठोस का गैस में कोलाइड है, वो ठोस का गैस में कोलाइड है क्या? आपका धुआं। इतना आपको ध्यान रखना है। फिर कैरोटीन। कैरोटीन एक पदार्थ दूध के अंदर पाया जाता है जिसको पीला रंग का होता है, जिसके कारण जो दूध है ना हल्का पीला दिखाई देता है। वो मेन कारण याद रखना, कैरोटीन मुख्य है, याद रखना। लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु विद्यमान रहता है दूध में, और इसी को जांच करते हैं लैक्टोमीटर के द्वारा। फिर पता लगाया जाता है कि दूध की शुद्धता कितनी है। जितना ज्यादा जीवाणु होगा, खराब होने की दशाएं उसकी बढ़ती है, और इसी लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण ना दूध दही में कन्वर्ट होता है। तो इसका ध्यान रखना है, इतने पॉइंट का। तो ये दूध से संबंधित ये प्रश्न आते हैं। और दूध किसका सोर्स है? तो कैल्शियम का सोर्स है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अब। कितना टाइम हो गया? अरे ठीक है ठीक है, 10 कर दूंगा, है ना। निम्न में से सूची 1 को सूची 2 से मिलान करते हैं। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो 2 पार्ट मैं लेके आ जाऊंगा इसका, 10 और 10 क्वेश्चंस का। एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा समय हो गया, आगे भी और भी टीचर्स उनको रिकॉर्ड करने, तो थोड़ा समय लग रहा है। तो सूची 1 और सूची 2 को मिलान करते हैं। शरीर के तापमान को नियंत्रित कौन करता है? भोजन के पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? लार में उपस्थित एंजाइम क्या है? और सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो ना ऐसे क्वेश्चन को डील करने का तरीका बता रहा हूँ। मेरा आइडिया ये रहता है कि मेरे को जो आता है ना, सबसे पहले मैं उसको मिला लेता हूँ। और ऑप्शन कभी कभी ऐसे ही देखने को मिलते हैं कि आपको जो आता है वो वाला अगर मिल गया, और बाकी सिर्फ ऑप्शन उसी बस में है वो वाला ऑप्शन। जैसे मैं मान लेता हूँ सबसे बड़ी ग्रंथि मुझे मालूम है कि भाई, वैसे तो पूरा ही पता, लेकिन आपको बताने के लिए सबसे बड़ी ग्रंथि मालूम है मुझे, यकृत है। इसका वजन भी पता है मुझे, 1.5 किलो के आसपास होता है। तो मुझे पता था कि यकृत सबसे बड़ा है। और ऐसा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा प्रश्न में। अभी तो नीचे हो गया, आप मिला लीजिएगा आपको जब पीडीएफ मिलेगा। तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, मुझे मालूम था। और ऑप्शन में दिख भी गया कि डी का, केवल 4 ऑप्शनों में केवल एक जगह बस है सी में कि डी का 2 है, और बाकी में नहीं है। तो मेरा ना डायरेक्ट यहीं से आंसर निकल जाता है। तो सबसे पहले प्राथमिकता ऐसे क्वेश्चनों में उस जोड़ी को मिलाने के लिए दिया कीजिए जो आपको आता हो। तो वहां से आपके ना क्वेश्चंस सरल होने शुरू हो जाते हैं। और ये चीजें आप कैसे सीखेंगे आपको मालूम है? तो जितना ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज दिलाते जाएंगे, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन से डील करते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा आप इन चीज़ों को सीखते जाएंगे। कथन पर आधारित जो प्रश्न रहते हैं उनमें भी वही किया जा सकता है। जो कथन आपको पता है, 4 को कथन आप पढ़ रहे हैं, पता है आपको, हाँ ये सही है, ये सही है, 2 में आप कंफ्यूज हो, ऑप्शन देख लो, क्या पता वो 2 वाला एक ही ठोक ऑप्शन रहा हो। तो इस तरीके से आप डील कर सकते हैं। ये सभी ज्ञान तभी आएंगे जब आप प्रॉपर वे में पढ़कर अपना टेस्ट सीरीज दिलाते जाइए। तो टेस्ट सीरीज से भागिएगा मत। अगर आप टेस्ट सीरीज दिलाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़कर हमारे योगेश साहब ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा जो बहुत ही मिनिमम फीस पर जो महिला परीक्षा का टेस्ट सीरीज लाया गया है वो आप दिलाइए। वहाँ पर इन सभी प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, इससे हट कर भी देखने को मिलेंगे, तो आप उसको अच्छे तरीके से डील कर पाओगे। तो सबसे पहले मैंने बता दिया एक तरीका, ठीक है। अब डी यकृत मिल गया। लार में उपस्थित एंजाइम क्या होता है? तो टाइलिन होता है। ये टाइसिन नहीं है, टाइलिन है, इसका ध्यान रखेंगे, टाइलिन है ये। फिर भोजन के पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? तो मुख से होती है। मुख से जैसे ही हम ग्रहण करते हैं तो हमारे लार में टाइलिन उपस्थित होता है, लार में टाइलिन। और ये टाइलिन क्या होता है कि हमारे चबाए गए भोजन के साथ मिलना शुरू होता है, और हम जैसे ही उसको अंदर ग्रहण करते हैं जीभ के थ्रू, तो फिर वो धीरे धीरे पाचन क्रिया में लगना चालू हो जाता है। तो सबसे पहले पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? मुख से। और अंतिम रूप से पाचन कहाँ होता है ये पूछा जाएगा तो छोटी आंत में, इतना आपको याद रखना। अंतिम रूप से भोजन का पाचन छोटी आंत में होता है, और वहां से अवशोषण भी होता है। फिर देखेंगे तापमान, शरीर के तापमान को नियंत्रित कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि होती है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि मस्तिष्क में पाया जाता है। मस्तिष्क में मुख्यतः 3 प्रकार की ग्रंथि होती है, एक हाइपोथैलेमस, एक एड्रिनल, और एक पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के बारे में मैंने पहले बता दिया कि मास्टर ग्रंथि बोला जाता है, सबसे छोटी ग्रंथि होती है शरीर के। और शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? हाइपोथैलेमस। ये थैलेमस नामक हमारे शरीर में एक जगह होता है, उसके पास पाया जाता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, जो कि शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। तो ये थे आपके 4 पॉइंट, चारों के बारे में मैंने बता दिया। सबसे बड़ा ग्रंथि दिया है, तो सबसे छोटा ग्रंथि क्या होता है? तो वो तो पढ़ लिया हमने।
ऑप्शन मिला लीजिएगा। फिर 10वां देखते हैं, पौधे से संबंधित निम्न बिंदुओं पर विचार कीजिए। तो पौधे से संबंधित आते हैं, अभी तक हमने मानव जगत के बारे में या जंतु जगत से संबंधित प्रश्न किए हैं। अब ये पौधे से संबंधित मतलब पादप जगत से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो पादप जगत में पौधे से संबंधित मैंने कुछ बिंदु लिखे हुए हैं, उसको देखते हैं। पौधे में गैस का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है, पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल के द्वारा होता है, जड़ से पानी को पौधे के अन्य भागों में जाइलम के द्वारा पहुंचाया जाता है, पोषक पदार्थों को पत्तियों से अन्य भागों में फ्लोएम द्वारा पहुंचाया जाता है। आपको बताना है सभी सही है कि ए बी सी, केवल ए और बी। आगे देखते हैं, तो हम पहले ऑप्शन को देखते हैं, पहला पॉइंट जो देखते हैं, पौधे में गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है, तो सही है। पौधे में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, तो पत्तियां, पौधे की पत्तियां आपने देखा है, तो उसमें छोटे छोटे बहुत ही बारीक, नग्न आंखों से वो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन बहुत ही बारीक ना उसमें रंध्र पाए जाते हैं। उसी रंध्र के द्वारा वो गैसों का आदान प्रदान करते हैं, वाष्पोत्सर्जन करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना। गैस का आदान प्रदान कैसे, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वातावरण से और ऑक्सीजन बाहर डिलीवर करते हैं। तो रंध्र द्वारा, रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, तो पत्तियों में, ये ध्यान रखना है। पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल के द्वारा होता है, जी बिल्कुल सही है। हरा क्लोरोफिल नामक एक पदार्थ पाया जाता है पत्तियों में। जो पादप जगत के जो भी पेड़ पौधे होते हैं उन सभी में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण उनकी पत्तियों का रंग हरा हो जाता है। अब हरा होता है, इसे फिर थोड़ा आपने देखेंगे कुछ समय बाद पीला भी हो जाता है। तो नाइट्रोजन की कमी की वजह से, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, इस वजह से उन पत्तियों का रंग फिर पीला भी हो जाता है। तो ये भी ध्यान रखना। फिर जड़ से पानी को पौधे के अन्य भागों में जाइलम के द्वारा पहुंचाया जाता है। हाँ, हमारे जो पौधे रहते हैं, पेड़ रहते हैं, जड़ें कहाँ रहती हैं, जमीन के अंदर, मिट्टियों के अंदर। जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता जाता है, जड़ भी अंदर की ओर बढ़ते जाते हैं। तो ये जड़ क्या करते हैं, मिट्टी में उपस्थित नमी को और खनिज लवण को अवशोषित करते हैं और पेड़ के ऊपरी भागों तक पहुंचाते हैं। अब उन ऊपरी भागों तक पहुंचाने के लिए जो भाग काम करता है उसको क्या बोलते हैं, जाइलम। तो जाइलम के द्वारा पहुंचाया जाता है। क्रिया क्या है, तो केशिकत्व। केशिकत्व की क्रिया के द्वारा ही ऊपर चढ़ती है पानी, इतना आपको याद रखना। तो जाइलम के द्वारा पहुंचाया जाता है, जाइलम याद रखना। और ये फ्लोएम है अगला पॉइंट, पोषक पदार्थों को पत्तियों से अन्य भागों में। अब पोषक पदार्थ कहाँ बनता है, खाद्य पदार्थ कहाँ निर्माण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे अपना जो भोजन है पत्तियों में बनाते हैं। तो पोषक पदार्थ पत्तियों से अन्य भागों में पहुंचेंगे, अन्य भागों को भी तो विकास की जरूरत है। तो अन्य भागों में पहुंचाने के लिए क्या, फ्लोएम के द्वारा पहुंचाया जाता है। तो जाइलम और फ्लोएम में आपको कंफ्यूज नहीं होना। कंफ्यूज कैसे नहीं होंगे, तो याद रखना, जड़ है, जड़ से पानी ले जाना है, तो जड़ से जड़, जड़ से जाइलम। पोषक पदार्थ को ले जा रहे हैं, फ्लो करा रहे हैं बाकी जगह में, तो फ्लोएम। अधिकतर देखना कोई भी चीज क्या होता है, ऊंचाई से निम्न स्तर, ऊंचे स्तर से निम्न स्तर की ओर फ्लो होता है। तो पत्तियां कहाँ होती है, ऊपर, और बाकी शरीर उसका पेड़ का कहाँ रहता है, नीचे की ओर। तो उनको भी पोषक पदार्थ चाहिए, तो ऊपर से नीचे की ओर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो वहां से फ्लोएम याद हो जाएगा। और जड़ से पानी ऊपर जाता है, तो जड़ से जड़, और जड़ से जड़ और जाइलम हो जाएगा। तो ये था आपके पत्तियों से संबंधित सही, सभी चीजें इनमें सही है, इतना आपको ध्यान रखना है। पौधों से संबंधित जो पढ़ाई करते हैं हम लोग, अध्ययन करते हैं, उसको डेंड्रोलॉजी बोला जाता है। तो एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, डेंड्रोलॉजी किसको बोलते हैं, तो पौधे संबंधित अध्ययन को डेंड्रोलॉजी बोलते हैं। जैसे हृदय संबंधित कार्डियोलॉजी होता है, तंत्रिका तंत्र से संबंधित न्यूरोसाइंस होता है, उसी प्रकार से पौधों संबंधित डेंड्रोलॉजी होता है। फलों संबंधित बोलोगे तो पोमोलॉजी होता है। तो अन्य अन्य प्रकार के होते हैं, आगे क्वेश्चंस मिलेंगे उनको करेंगे। टाइम हो गया क्या ज़्यादा, तब्बू टाइम हो गया क्या? तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, 10 क्वेश्चन तक। माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा लेक्चर लंबा खिंचा गया, बट आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा कि मैंने इजी वे में एक्सप्लेन करने का कोशिश किया हुआ है। तो इस लेक्चर में 10 क्वेश्चन तक रखते हैं। आगे के 10 जो क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आऊँगा। आप सभी से आग्रह है कि इन सभी 10 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। इनके आसपास के और भी जो छोटे मोटे पॉइंट रह गए होंगे उनको आप थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट लगा के जरूर कीजिएगा। मेरा दावा है कि जो मैं 20 टॉपिक लेके आया हूँ, इससे बाहर कभी भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, इसी 20 के थ्रू आएंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सेशन कैसा लगा, और शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे। आप सभी से यही आग्रह करूँगा कि आप पढ़ते रहिए, लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। आप कहीं ना कहीं जरूर अपना परफॉर्मेंस अच्छा कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।